हेलो, वेलकम बैक। तो अभी हमारा एजेंडा है टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8। आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल नंबर 8 अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबको क्वेश्चन दिख रहा है सामने, इस प्रकार क्वेश्चन है। क्या दिया है पहले पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से हम फॉर्मेट को रेडी करते हैं। तो फर्स्ट लाइन पर उन्होंने कहा है, डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस of a medical practitioner on 1st April 2019. He gives you receipt and payment account for the year ended 31st March 2020 and the adjustments. Right? तो उन्होंने क्या कहा है कि डॉक्टर अभिनव भारत है, उसने अभी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की है। मेडिकल प्रैक्टिस मीन्स ही इज प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर, राइट। तो वो डॉक्टर है, वो पेशेंट्स को चेक करता है, इधर अपने डिस्पेंसरी में या लोगों के घर पे जाके या किसी हॉस्पिटल पे शायद विजिट करके वो पेशेंट्स को चेक करता होगा। तो ही इज बेसिकली अ डॉक्टर। मेडिकल प्रैक्टिस उसने स्टार्ट की है, राइट। अभिनव भारत उसका नाम है एंड ही हैज स्टार्टेड अ मेडिकल प्रैक्टिस। कब स्टार्ट की है? तो उन्होंने स्टार्ट की है ऑन 1st April 2019, मतलब अप्रैल 2019 इज द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड एज वेल एज उसी दिन उसने मेडिकल प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है। मतलब ऑन द सेम डेट ईयर भी स्टार्ट हो रहा है एंड उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो रही है। नथिंग बट ईयर 2019-20 ये उसका अकाउंटिंग ईयर है, साथ ही साथ उसके मेडिकल प्रैक्टिस का पहला साल है, राइट। मतलब इससे पहले वो मेडिकल प्रैक्टिस करता था क्या? द आंसर इज नो। तो इसके पहले वाले साल में कुछ अकाउंटिंग थी क्या? आंसर इज नो। दिस इज द ओनली फर्स्ट ईयर ऑफ हिज मेडिकल प्रैक्टिस एंड ओनली द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज अकाउंटिंग। तो उसके मेडिकल प्रैक्टिस का ये पहला साल है और अकाउंटिंग का भी पहला साल है। तो ये हमें याद रखना है, राइट। आगे देखते कि हमें करना क्या है। तो उन्होंने नीचे कहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों बनाना है, राइट। तो पहले इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करते हैं। तो हमें बनाना क्या क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट सबको पता है, राइट। तो ऊपर मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत, राइट। उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, उसके अंदर एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। उसी के नीचे मैं बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना रहा हूं। तो बैलेंस शीट एज यूजुअल, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट। तो सबका इस तरह फॉर्मेट रेडी है। चाहिए दो अलग अलग पेजेस पे बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पेज पे बनाओ, बैलेंस शीट दूसरे पेज पे बनाओ। इज इट क्लियर? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया। अब हमारा अगला काम क्या है? हमारा अगला काम है कि एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स पर टिक मार्क करेंगे। जिन आइटम्स पे जरूरत होगा उन पर हम टिक मार्क करेंगे। तो लेट्स मूव टू द एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट। तो पहली एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं, रिसिप्ट्स इन एरियर्स आर विजिट फीस 2000 एंड डिस्पेंसरी 500। तो वो कह रहे हैं कि बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी विजिट फीस 2000 और डिस्पेंसरी के 500 रुपए आने बाकी है। रिसिप्ट्स इन एरियर्स आना बाकी है, रिसिप्ट्स आना बाकी है, रिसिप्ट्स इन एरियर्स पैसा मिलना बाकी है। किस किस चीज का पैसा मिलना बाकी है? विजिट फीस का एंड डिस्पेंसरीज का, राइट। तो रिसिप्ट साइड में देखो आपको विजिट फीस दिख रही है क्या? रिसिप्ट साइड में देखो विजिट फीस दिख रही है क्या? तो विजिट फीस दूसरा आइटम है, पुट अ टिक मार्क ऑन दैट। एंड ऑल्सो देखो रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी दिख रहा है क्या? उसी के नीचे है रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी, तो पुट अ टिक मार्क ऑन रिसिप्ट ऑन डिस्पेंसरीज, राइट। तो मैंने एक विजिट फीस पे टिक मार्क कर लिया, मैंने एक रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी पे टिक मार्क कर लिया। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कहा है दूसरी एडजस्टमेंट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट ₹500 एंड सैलरीज ₹1000। तो अगेन यूजुअल एडजस्टमेंट है, रेंट एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, मतलब रेंट देना बाकी है एंड सैलरीज देना बाकी है। तो पेमेंट साइड में देखो रेंट एंड सैलरीज दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या? तो पुट अ टिक मार्क ऑन रेंट एंड सैलरी। तो एक टिक मार्क मैंने रेंट पे दे दिया, एक टिक मार्क सैलरी पे दे दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3, स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज ₹1000। ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, बीइंग ए मेडिकल प्रैक्टिशनर वो कुछ दवाइयाँ खरीदेगा और उसे अपने पेशेंट्स को देगा, राइट। तो उसके पास साल के एंड में 1000 रुपए के ड्रग्स बचे हैं, राइट। तो पेमेंट साइड में चेक करो कि क्या उसने कुछ ड्रग्स इस साल खरीदे हैं क्या? इज देयर एनी आइटम कॉल्ड एज ड्रग्स? तो आपको ऊपर से तीसरा आइटम दिख रहा है पेमेंट साइड में, तो पुट अ टिक मार्क ऑन ड्रग्स। इस एडजस्टमेंट का करना क्या है? सॉल्व करते वक्त देखते हैं। एंड लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 उन्होंने कहा है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स ₹500। सिंपल एडजस्टमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे टिक मार्क करो। तो पेमेंट साइड में फिर से देखो फर्नीचर दिख रहा है क्या सबको? पहला ही आइटम है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन फर्नीचर एंड उसी के नीचे इक्विपमेंट्स पे भी एक टिक मार्क करो। तो एक टिक मार्क हो गया फर्नीचर एंड एक टिक मार्क हो गया इक्विपमेंट पे। देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5 शायद टेक्स्ट बुक में प्रिंट नहीं हुई है, बाद में करेक्शन करके आ जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 5 भी हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। एडजस्टमेंट 5 कह रहे हैं 40% ऑफ द कन्वेंस इज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। क्या कह रहे हैं? 40% ऑफ द कन्वेंस इज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो
जो ऊपर पेमेंट में सबको कन्वेंस दिख रहा है, कन्वेंस मीन्स ट्रैवलिंग, राइट, ट्रैवलिंग का खर्चा। तो ट्रैवलिंग पे उसने ऑलरेडी 4000 रुपये खर्च किए हैं। एडजस्टमेंट में कह रहे हैं आउट ऑफ 4000 40% उसका पर्सनल है। पर्सनल है मतलब उसका ड्रॉइंग्स है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वेंस पे जस्ट एक टिक मार्क करके रख रहा हूँ। एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते हैं इसका करना क्या है, राइट। तो टोटल 5 एडजस्टमेंट है। इन 5 एडजस्टमेंट्स के लिए ये मेरे टिक मार्क्स हो गए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, अब हम एक एक करके आइटम्स को पोस्ट करेंगे। पहले हम रिसिप्ट साइड के आइटम्स पोस्ट करेंगे, फिर हम पेमेंट साइड के आइटम पोस्ट करेंगे। अब रिसिप्ट साइड के आइटम जब पोस्ट करोगे तो आपको याद क्या रखना है कि रिसिप्ट साइड का आइटम इज आइदर योर इनकम या आइदर योर लायबिलिटी। अगर ये दोनों में नहीं आएगा तो उसको छोड़ देंगे, राइट। तो रिसिप्ट साइड का आइटम विल बी योर इनकम या विल बी योर लायबिलिटी। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है। तो रिसिप्ट साइड का आइटम आइदर इनकम में जाएगा या फिर लायबिलिटीज में जाएगा, राइट। इन दोनों के अलावा और वो कहीं पर नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करें पोस्टिंग। तो पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट्स का एक एक आइटम पढ़ते हैं और उसे दिए हुए फॉर्मेट में कहां पर वो फिट होगा वहां पर पोस्ट करेंगे। तो जो पहला आइटम है दैट इज कैश इंट्रोड्यूस्ड। Now what do you mean by cash introduced? जैसे हमने भी शुरुआत में डिस्कस किया था कि अभिनव भारत का ये पहला साल है, ये अभी उसका फर्स्ट ईयर है जब उसने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आपको पहले कुछ अपने जेब से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा आपके से क्लिनिक में, है कि नहीं। यू आर स्टार्टिंग योर मेडिकल प्रैक्टिस। तो मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने के लिए शायद आपने क्लिनिक खरीदा होगा या रेंट पे लिया होगा। तो इन सब के लिए आपको अपने जेब के पैसे इस क्लिनिक में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो ये जो डॉक्टर अभिनव भारत ने अपने पैसे अपने क्लिनिक में इन्वेस्ट किए, इट इज नथिंग बट अभिनव भारत का कैपिटल है, यस और नो, है कि नहीं। ये अभिनव भारत ने पैसे अपने क्लिनिक में या क्लिनिक को स्टार्ट करने के लिए अपने क्लिनिक में इन्वेस्ट किए। तो टू स्टार्ट हिज क्लिनिक या टू स्टार्ट हिज प्रैक्टिस मिस्टर अभिनव भारत ने 25,000 रुपीज कैश इंट्रोड्यूस किया। कैश इंट्रोड्यूस किया मतलब अपने घर के पैसे 25,000 उसने अपने क्लिनिक में इंट्रोड्यूस किए, राइट। तो दिस इज नथिंग बट मिस्टर अभिनव भारत का कैपिटल फंड है। क्या है ये? मिस्टर अभिनव भारत का कैपिटल फंड है। मैं उसे उठाऊंगा। कैपिटल हम कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी में। तो जो कैश इंट्रोड्यूस्ड है मैं उसे उठाऊंगा और लायबिलिटी में लिखूंगा कैपिटल फंड, अमाउंट इनर कॉलम में 25,000, राइट। कैपिटल फंड हमेशा इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि एंड में जो प्रॉफिट होगा या फिर आगे आके ड्राइंग्स होंगे या लॉस होगा तो वो प्रॉफिट लॉस ड्राइंग्स के लिए हमें कैपिटल को हमेशा इनर कॉलम में लिखना है ताकि हम एडजस्टमेंट बात की सॉल्व कर सकें। इज इट क्लियर? टिक मार्क हो या ना हो, कैपिटल फंड विल ऑलवेज गो इन इनर कॉलम। तो जो कैश इंट्रोड्यूस था अभिनव भारत ने अपने बिजनेस में क्या किया था? कैश इंट्रोड्यूस किया था। मतलब उसने अपने बिजनेस में या अपने क्लिनिक में पैसे इन्वेस्ट किए थे, अपने पर्सनल पैसे उसने अपने क्लिनिक में इन्वेस्ट किए। तो ये नथिंग बट अभिनव भारत का बन गया कैपिटल फंड, इसलिए मैंने उसे लायबिलिटी में लिख लिया। कैपिटल जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हो अपने पैसे जब उसमें इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज नथिंग बट योर कैपिटल। तो ये भी अभिनव भारत का कैपिटल है। तो मैं उसे लायबिलिटीज में अंडर कैपिटल फंड लिख रहा हूँ, राइट। तो कैपिटल फंड इनर कॉलम में मैंने लिख लिया 25,000। नेक्स्ट आइटम इज विजिट फीस। बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, बीइंग अ डॉक्टर, उसे विजिट फीस मिल रही है कि नहीं। पेशेंट उसे विजिट कर रहे हैं और उसे फीस पे कर रहे हैं। तो ये विजिट फीस अभिनव का क्या है? इनकम है। तो मैं उसे लिखूंगा ऑन द इनकम साइड। तो इनकम में क्रेडिट साइड में बाय विजिट फी, बट टिक मार्क है इनर कॉलम में 10,000, लीव वन लाइन, पुट अ विजिट फीस के बाद अगला आइटम है रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरीज। अगेन सेम, रिसिप्ट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी। इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर तो अपना डिस्पेंसरी क्लिनिक चला के उसे 30,000 का रिसिप्ट्स हुआ तो ये भी जाएगा ऑन द इनकम साइड। ये उसका इनकम है, बार बार मिलेगा, है कि नहीं। विजिट फीस उसे बार बार मिलेगा, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी बार बार मिलेगा। तो इनकम साइड में मैं लिखूंगा बाय रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी इनर कॉलम 30,000, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में। एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज सन्ड्री रिसिप्ट्स। एज द नेम से सन्ड्री रिसिप्ट्स। सन्ड्री मतलब छोटा मोटा रिसिप्ट्स, तो ये भी जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स 5,000, राइट। टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली पुट इट टू द आउटर कॉलम। तो यहाँ पर हमारा रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग हो गया। अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड। अब जब हम पेमेंट साइड का पोस्टिंग करेंगे तो आपको याद क्या रखना है? पेमेंट यानी कि आइदर आपका एक्सपेंस यानी कि खर्चा होगा या फिर आपका एसेट होगा। तो पेमेंट साइड का आइटम आइदर आपका खर्चा बनेगा या फिर एसेट बनेगा। इन दोनों के जगह, इन दोनों के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? तो जब हम पेमेंट साइड एक एक आइटम पढ़ेंगे तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि वेदर इट इज एसेट और वेदर इट इज एक्सपेंस। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विथ पोस्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आइटम। तो पेमेंट साइड में पहला आइटम है फर्नीचर। तो एज यूजुअल फर्नीचर इज व्हाट? एसेट्स। तो मैं एसेट्स में लिखूंगा फर्नीचर इनर कॉलम में 8,000, लीव वन लाइन, पुट अ फर्नीचर के बाद अगला आइटम इज इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट इज ऑल्सो एसेट। तो एसेट्स में फिर से लिखो
इक्विपमेंट्स इन अ कॉलम में 10,000, राइट। इन अ कॉलम में क्यों? क्योंकि टिक मार्क है, तो इन अ कॉलम में 10,000, लीव वन लाइन, पुट अ एरो। इक्विपमेंट्स के बाद अगला आइटम है ड्रग्स। तो ड्रग्स नथिंग बट दवाइयाँ। बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर उसे दवाई खरीदनी पड़ेगी, और जब पेशेंट्स आएंगे तो वो पेशेंट्स को शायद फ्री में या फिर कुछ चार्जेस लेके अपने पेशेंट्स को ड्रग्स या मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये ड्रग्स उसे खरीदने पड़े। अब ये ड्रग्स वो अपने पूरे मेडिकल प्रैक्टिस की लाइफ में एक बार खरीदेगा क्या? आंसर इज नो। ही एवरी मंथ या एवरी ईयर ही हैज टू परचेस सम और दी अदर ड्रग्स, है कि नहीं? तो उसे मेडिसिन बार बार खरीदने पड़ेंगे। ये ड्रग्स के ऊपर ही हैज टू पे मनी अगेन एंड अगेन, तो ये उसका खर्चा बन गया। एक्सपेंसेस आर दोज द मनी विच वी पे अगेन एंड अगेन, तो जो पैसा हम बार बार पे करते हैं दैट बिकेम आर खर्चा। एसेट यानी कि वो जो मैं कभी कभार, लाइक फर्नीचर मैं हर महीने या हर साल खरीदूंगा क्या? आंसर इज नो, इसलिए फर्नीचर इज माय एसेट। बट जो खर्चे में बार बार करूंगा या जो पेमेंट में बार बार करूंगा वो मेरे लिए बन जाएगा खर्चा। तो ड्रग्स इज माय एक्सपेंस, तो मैं उसे लिखूंगा ऑन द एक्सपेंस साइड। तो 2 ड्रग्स, इनर कॉलम में 7,000, राइट। नेक्स्ट सैलरीज, एज यूजुअल सैलरीज इज ऑल्सो खर्चा, तो खर्चे में 2 सैलरीज, इनर कॉलम में 12,000। नेक्स्ट इज रेंट, तो रेंट इज अगेन खर्चा, तो इनर कॉलम में 6,000, राइट। नेक्स्ट इज कन्वेयंस, कन्वेयंस यानी कि ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग का खर्चा, तो कन्वेयंस इज ऑल्सो आर एक्सपेंस, तो खर्चे में मैं लिखूंगा 2 कन्वेयंस, इनर कॉलम में 4,000, लीव वन लाइन, पुट आर, राइट। तो कन्वेयंस तक हो गया सबका। फर्नीचर चला गया एसेट्स में, इक्विपमेंट चला गया एसेट्स में, ड्रग खर्चा है, सैलरी खर्चा है, कन्वेंस खर्चा है। नेक्स्ट आइटम इज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी इज ऑल्सो आर एक्सपेंस, खर्चा है, तो खर्चे में आएगा 2 स्टेशनरी, टिक मार्क नहीं है तो जाने दो, आउटर कॉलम में 500। स्टेशनरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज नथिंग बट आर एक्सपेंस, बार बार पे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जाएगा खर्चे में, 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस 5,000। इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बाद जर्नल्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय जर्नल्स? सो जर्नल्स नथिंग बट लाइक मैगजीन्स। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एसोसिएशन होती है, तो एसोसिएशन से उन्हें हर महीने या हर साल जर्नल्स मिलते हैं, राइट, जिसमें नई मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में अपडेट्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, है कि नहीं। तो ये जर्नल्स के लिए दे हैव टू पे द जर्नल का सब्सक्रिप्शन टू द एसोसिएशन, तो ये हर साल उसे पे करना पड़ता है या हर महीने पे करना पड़ता है। तो जर्नल्स इज नथिंग बट मेडिकल प्रैक्टिशनर का खर्चा है विच ही हैज टू पे अगेन एंड अगेन टू द एसोसिएशन। इज इट क्लियर? तो जर्नल्स विल गो टू द एक्सपेंसेस। जो मैं जर्नल्स उठा के कहां पर लिखूंगा? खर्चे में लिखूंगा, 2 जर्नल्स 500, राइट। एंड नेक्स्ट इज ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स इज नथिंग बट मिस्टर अभिनव ने अपने क्लिनिक से 15,000 रुपए निकाले और घर लेके चला गया। इज इट क्लियर? तो नथिंग बट ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स हम क्या करते हैं? कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैपिटल यानी कि ही कैपिटल फंड। तो मैं क्या करूंगा? ड्राइंग्स को कैपिटल फंड से सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस ड्राइंग्स 15,000 एंड कैपिटल फंड में से सब्ट्रैक्ट करके अमाउंट नीचे बचेगी, तो आपका कैपिटल फंड था 25,000 माइनस ड्राइंग 15, नीचे बचा 10,000। इज इट क्लियर? तो ड्राइंग्स तक क्लियर है। नेक्स्ट ड्राइंग्स के बाद अगला आइटम है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन का सिंपल मतलब है साल के एंड में आपके पास 2,000 रुपये कैश बाकी बची है। आपके पास साल के एंड में क्या बचा है? 2,000 रुपये कैश बाकी बचा है। दिस इज नथिंग बट यूर एसेट्स, ये हमने लास्ट सब में भी डिस्कस किया था। तो कैश इन हैंड या बैलेंस कैरिड डाउन को हम कहेंगे कैश इन हैंड, और उसे उठा के हम लिखेंगे ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में मैं लिखूंगा कैश इन हैंड 2,000। इज इट क्लियर? राइट। तो यहाँ पर हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हुआ, राइट। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम सारे पोस्ट कर लिए, राइट। कुछ आइटम इनकम में चले गए, कुछ एक्सपेंसेस में चले गए, कुछ लायबिलिटीज में चले गए, कुछ एसेट्स में चले गए। तो हमारा पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे एंड हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट देते जाएंगे। एज यूजुअल एडजस्टमेंट जब भी सॉल्व करोगे गिव 2 इफेक्ट्स, राइट। काफी आसान सम है। एडजस्टमेंट भी उसी तरह सॉल्व करना है जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में कर रहे थे, राइट। सो नथिंग न्यू। तो फाइनल अकाउंट्स में जैसे हम एडजस्टमेंट्स को डबल इफेक्ट देते थे, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड खर्चे की साइड है, क्रेडिट साइड इनकम की साइड है, liabilities and assets। तो वही हमारा फॉर्मेट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं रिसिप्ट्स इन एरियर्स आर विजिट फीस 2,000 एंड डिस्पेंसरीज 500। तो वो कह रहे हैं विजिट फीस के 2,000 रुपए एंड डिस्पेंसरी के 500 रुपए आने बाकी है। रिसिप्ट्स इन एरियर्स, रिसिप्ट्स मतलब आना बाकी है, इन एरियर्स मतलब बाकी है, रिसिप्ट्स यानी कि आना, एरियर्स मतलब बाकी है। तो रिसिप्ट्स इन एरियर्स मतलब पैसा आना बाकी है। कौन सा पैसा आना बाकी है? विजिट फी का 2,000 एंड डिस्पेंसरी का 500। तो रिसिप्ट इनकम साइड में सबने लिखा हुआ है ऑलरेडी कितना कितना पैसा हमने लिखा हुआ है। रिसिप्ट साइड में हमने विजिट फीस लिखा हुआ है 10,000 एंड डिस्पेंसरीज के पैसे लिखे हुए 30,000। तो सबको रिसिप्ट इनकम साइड में दिख रहा है।
विजिट फीस 10,000 इन कॉलम में है एंड डिस्पेंसरी रिसिप्ट्स 30,000 इन कॉलम में है। अब एडजस्टमेंट में कहा है कि 2,000 रुपए विजिट फीस के आने बाकी है एंड डिस्पेंसरी के 500 रुपए आने बाकी है। तो आने बाकी है मतलब इसी साल का इनकम अभी तक मिला नहीं है, तो मैं जो आना बाकी है इन दोनों में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो पहले मैं विजिट फीस में लिखता हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग विजिट फी या प्लस एरियर्स कितना 2,000, टोटल विजिट फीस बन गया बाहर 12,000। सेम वे डिस्पेंसरी के 30,000 है, उसमें मैं लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो टोटल बाहर बच गया 30,500। तो मैंने पहला इफेक्ट क्या दिया, विजिट फीस आना बाकी है एंड डिस्पेंसरी का पैसा आना बाकी है। तो विजिट फीस का पैसा मैंने विजिट फीस में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग, एंड डिस्पेंसरी का पैसा मैंने डिस्पेंसरी में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग, और दोनों की टोटल बाहर चली गई। अब इसका हैव टू गिव द सेकंड इफेक्ट, राइट। आना बाकी है मतलब ये बन गया मेरे लिए एसेट, मुझे डिस्पेंसरी का पैसा एंड विजिट फी का पैसा आना बाकी है। तो आना बाकी इज नथिंग बट माय एसेट्स, तो मैं उसे एसेट्स में पोस्ट करूंगा। एसेट्स में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, उसे अंडरलाइन करके विजिट फीस 2,000, डिस्पेंसरी रिसिप्ट 500, दोनों मिला के 2,500 टू द आउटर कॉलम। गेटिंग इट, राइट। तो विजिट फीस आना बाकी है एंड डिस्पेंसरी का पैसा आना बाकी है, मैंने दोनों में ऐड किया ऑन द इनकम साइड, और ये आना बाकी है यानी कि ये मेरे लिए बन गई एसेट, तो दूसरा इफेक्ट मैंने दे दिया ऑन द एसेट साइड। इज इट क्लियर, राइट। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट हुए, चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। तो दूसरी एडजस्टमेंट वो क्या कह रहे हैं, सेकंड एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 500 एंड सैलरीज 1,000। वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, रेंट के 500 एंड सैलरी के 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग यानी कि देने बाकी है, राइट। तो रेंट एंड सैलरी दोनों हमारा खर्च है, ऑलरेडी एक्सपेंसेस में सबको रेंट एंड सैलरी दिख रहा है, राइट। तो एक्सपेंसेस साइड में आ जाओ, रेंट में ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो रेंट की टोटल बाहर बचेगी 6,500, एंड सेम वे सैलरी में लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000, तो सैलरी बाहर बचेगा 13,000। तो मैंने रेंट में 500 ऐड किए, सैलरी में 1,000 ऐड किए, रेंट का टोटल आउटर कॉलम में आया 6,500, सैलरी का टोटल आउटर कॉलम में आया 13,000। सिंपल फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट की तरह एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट। अब इनका सेकंड इफेक्ट, रेंट एंड सैलरी देना बाकी है, देना बाकी है मतलब इट बिकेम माय लायबिलिटी। इन दोनों का सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, उसे अंडरलाइन करके रेंट 500, सैलरी 1,000, दोनों की टोटल 1,500 टू द आउटर कॉलम। आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करके रेंट एंड सैलरी, दोनों का टोटल 1,500 आउटर कॉलम। ये दूसरी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई, काफ़ी आसान एडजस्टमेंट थी। थर्ड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ ड्रग्स वॉज ₹1,000। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, तो वो कह रहे हैं कि साल के एंड में 1,000 रुपये की दवाइयाँ अभी भी अभिनव के पास बाकी है। बीइंग अ डॉक्टर, उसने इस साल कुछ दवाइयाँ ड्रग्स खरीदे थे, राइट, बट जितने खरीदे थे वो उसने सारे अपने पेशेंट्स को नहीं दिए। कुछ ड्रग्स या कुछ दवाइयाँ उसके पास अभी भी बाकी है। तो ड्रग्स इज आर एक्सपेंस, तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस में सबको ड्रग्स दिख रहा है कि नहीं। कितने के ड्रग्स है हमारे पास, 7,000, मतलब हमने 7,000 रुपये के ड्रग्स खरीदे थे। अब एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं कि 7,000 में से 1,000 रुपये के ड्रग्स अभी भी आपके पास बाकी बचे हैं, मतलब अभी तक वो आपने किसी को दिए नहीं है, राइट। तो उसे क्या करोगे, आप अगले साल के लिए रखोगे और अगले साल जब नए पेशेंट्स आएंगे तो उनको दे दोगे, है कि नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो मेरे ड्रग्स इन कॉलम में लिखे हैं 7,000, 1,000 में उसमें से सबट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि 1,000 रुपये के ड्रग्स अभी भी मेरे पास बाकी है जो मैं अगले साल यूज करूंगा। मतलब ये 1,000 के ड्रग्स मैंने इस साल यूज नहीं किए, मतलब ये इस साल का खर्चा नहीं है। तो 7,000 ड्रग्स में से मैं कहूंगा माइनस स्टॉक ऑफ ड्रग्स या माइनस स्टॉक 1,000, तो बाहर बचेगा 6,000, मतलब 6,000 रुपये के ड्रग्स मैंने इस साल खर्च किए। टोटल 7,000 रुपये के ड्रग्स खरीदे थे, 1,000 के अभी तक यूज नहीं किए, या 1,000 के ड्रग्स अभी भी मेरे पास बाकी है। इसका मतलब 6,000 रुपये के ड्रग्स मैंने यूज कर लिए, है कि नहीं। तो 7,000 माइनस 1,000, 6,000 रुपये के ड्रग्स बाहर बचे। अब जो 1,000 रुपीज़ के ड्रग्स मेरे पास बाकी बचे, ये मेरे लिए बन गया स्टॉक ऑफ ड्रग्स। तो स्टॉक इज नथिंग बट एसेट्स, तो दूसरा इफेक्ट मैं उसका दूंगा एसेट्स में लिखूंगा स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1,000 रुपीज़, राइट। तो ये थर्ड एडजस्टमेंट थी। क्या क्या आया था उन्होंने, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1,000, तो मैंने पहले क्या किया, ड्रग्स से माइनस किया, क्योंकि 1,000 के ड्रग्स अभी तक मैंने यूज नहीं किए, वहां से सबट्रैक्ट हुआ और सेकंड इफेक्ट आ गया ऑन द एसेट साइड एज स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1,000। इज इट क्लियर। यहाँ पर हमारा ड्रग्स का भी डबल इफेक्ट हो गया, यानी कि एडजस्टमेंट 3 का भी डबल इफेक्ट हो गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। तो एडजस्टमेंट 4 इज अगेन वेरी सिंपल, आपका फेवरेट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट ₹500, राइट। तो हमारा फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कहाँ पर है, एसेट्स में है
है कि नहीं। तो इन दोनों को डिप्रिसिएट करना है, तो ये आप लोग कर सकते हो आसानी से। तो मैं फटाफट उसे सॉल्व करता हूँ। तो पहले हमें किसे डिप्रिसिएट करना है, फर्नीचर को। तो मुझे बताओ हमारा फर्नीचर है कितना, 8000 का। तो 8000 पर हमें 8% यानी कि 640 डिप्रिसिएशन देना है। तो फर्नीचर में लिखूंगा माइनस डिप्रिसिएशन 640, तो बाहर मेरा फर्नीचर बचेगा 7360। इज इट क्लियर। तो ये फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हुआ। सेम वे हमें किसे डिप्रिसिएट करना है, इक्विपमेंट पे। उन्होंने डायरेक्टली 500 रुपीज अमाउंट दी है, तो इक्विपमेंट में कहूंगा माइनस डिप्रिसिएशन 500, तो इक्विपमेंट्स बाहर बचेगा 9500, राइट। मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से फर्नीचर को 8% से डिप्रिसिएट किया, इक्विपमेंट को 500 से डिप्रिसिएट किया। सबट्रैक्ट करने पर फर्नीचर की वैल्यू बाहर बची 7360 एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बाहर बची 9500। तो मेरा डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट हुआ, मैंने एसेट से सबट्रैक्ट किया। अब डिप्रिसिएशन मेरे लिए है क्या, एक्सपेंस, खर्चा। तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू डिप्रिसिएशन, उसे अंडरलाइन करके फर्नीचर 640, इक्विपमेंट 500, दोनों मिला के 1140 टू द आउटर कॉलम, राइट। तो डिप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट हो गया सबका, एक एसेट से माइनस हुआ और दूसरा मैंने एक्सपेंसेस में लिख लिया। अब बढ़ते हैं ऑन द फिफ्थ एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द सम। फिफ्थ एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं 40% ऑफ द कन्वेंस इज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो वो कह रहे हैं कन्वेंस यानी कि ट्रैवलिंग। तो वो कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग में से 40% खर्चा आपका पर्सनल, डोमेस्टिक यानी कि पर्सनल यानी कि अभिनव का खुद का है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने कन्वेंस कहाँ लिखा है, एक्सपेंसेस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको एक्सपेंसेस में। तो उसमें से लिखूंगा माइनस 40% डोमेस्टिक या माइनस 40% पर्सनल। तो मेरा ऑलरेडी कन्वेंस का अमाउंट था 4000 का 40% बना 1600, तो बाहर बचेगा 2400। इज इट क्लियर। कन्वेंस 4000 माइनस डोमेस्टिक के 1600, बाहर बचे 2400। तो यहां पर पहला इफेक्ट हुआ कि 4000 में से 1600 मेरे पर्सनल है या अभिनव के पर्सनल है। तो पर्सनल खर्चा इज नथिंग बट ड्रॉइंग्स। तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं कैपिटल फंड से सबट्रैक्ट करूंगा एज माइनस ड्रॉइंग्स, ब्रैकेट में कन्वेंस 1600, राइट। तो उसका उसे माइनस करके 15,000 नीचे बचे थे, सॉरी 10,000 नीचे बचे थे, माइनस 1600। तो कैपिटल फंड कितना बचता है चेक करो। तो कैपिटल फंड नीचे बचता है 8400, राइट। ऑलरेडी हमारा कैपिटल फंड था 25,000, पहले वाले ड्राइंग्स 15,000, 10,000 नीचे बचे, माइनस ड्राइंग्स कन्वेंस के 1600, तो नीचे बचे 8400। अंदर ही लिखो, अभी उसकी टोटल हम एंड में बाहर निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पांचों की पांचों एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे, सरप्लस या फिर डेफिसिट फाइंड आउट करेंगे, फिर उस सरप्लस डेफिसिट को कैपिटल फंड में प्लस या सबट्रैक्ट या माइनस करेंगे एंड फिर बैलेंस शीट को टैली करेंगे, राइट। तो लेट्स क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से क्रेडिट साइड की टोटल लेता हूं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड की टोटल है 47,500, राइट। उसी तरह डेबिट साइड की टोटल करो, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 35,040। क्रेडिट की टोटल है 47,500, डेबिट की टोटल है 35,040, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों में से जो बड़ी टोटल है वो मैं दोनों तरफ एज अ फाइनल टोटल लिखूंगा। तो टोटल कॉलम में नीचे 47,500 ऑन द क्रेडिट साइड, 47,500 ऑन द डेबिट साइड। तो मैंने बड़ी वैल्यू दोनों तरफ लिखी। अब मुझे चाहिए बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलेगा मुझे, तो बड़ी अमाउंट 47,500 माइनस छोटी अमाउंट 35,040, मुझे डिफरेंस मिलेगा, कितना मिल रहा है 12,460, राइट। तो बड़ी अमाउंट 47,500, छोटी अमाउंट 35,040, मुझे डिफरेंस मिल रहा है 12,460। इस 12,460 को मैं डेबिट में लिखूंगा एज अ बैलेंसिंग फिगर और उसे अंदर के कॉलम में लिखूंगा टू सरप्लस, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम इज एक्सेस, इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ज्यादा है, वही मैंने ब्रैकेट में लिखा। दिस इज माय सरप्लस, दिस इज माय प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को मैं कहूंगा सरप्लस, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर। अब इस सरप्लस को मैं उठाऊंगा एंड कैपिटल फंड में ऐड करूंगा। तो कैपिटल फंड में नीचे लिखूंगा प्लस सरप्लस, सरप्लस ऐड करने पर कैपिटल फंड की टोटल बाहर आ जाएगी आपकी 20,860, राइट। तो आपका कैपिटल फंड था 8,400 इससे पहले, प्लस मैंने 12,460 उसमें ऐड किया, तो 20,860 मेरा कैपिटल फंड का टोटल बाहर आ गया, राइट। तो कैपिटल फंड का टोटल बाहर आ गया।
अब करना क्या है, अब सिंपली बैलेंस शीट को टैली करना है, राइट। तो एसेट्स का टोटल आप अगर करोगे तो उसका टोटल आ रहा है 22,360 एंड लायबिलिटीज का टोटल भी आ रहा है 22,360, यानी कि मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है ऑन बोथ द साइड फॉर 22,360। यहीं पर आपका अभिनव का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बैलेंस शीट टैली मतलब हमारा सम कंप्लीट, राइट। तो हमने क्या क्या किया, पहले हमने सम पढ़ा, फिर हमने फॉर्मेट रेडी किया, फिर हमने एडजस्टमेंट्स के लिए टिक किया, फिर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के आइटम को पोस्ट किए, फिर हमने एडजस्टमेंट सॉल्व की, हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट दिया, राइट। फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया, सरप्लस फाइंड आउट किया, वो हमने कैपिटल फंड में ऐड किया, कैपिटल फंड का टोटल बाहर लिया एंड बैलेंस शीट टैली की। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हुआ एंड आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। कल हम सॉल्व करेंगे और 2 सम्स, पहले है प्रैक्टिकल नंबर 5 एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 7, 5 एंड 7 फ्रॉम द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। उसमें से प्रैक्टिकल 5 इज योर होमवर्क, मतलब वो आपको स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ के सॉल्व करना है। उसमें केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे, उसी तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपको क्या करना है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड सरप्लस या फिर डेफिसिट फाइंड आउट करना है। तो दैट इज योर टुडेज होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फॉर्मेट बना के रखना है। तो ये 2 काम आपको, फॉर्मेट बनाने से पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्या क्या बनाना है, उसके हिसाब से फॉर्मेट बना। इज इट क्लियर? तो ये 2 सम्स कल हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल 5 हम क्विकली सॉल्व करेंगे क्योंकि आई होप वो आप सॉल्व करोगे एंड उसका आंसर रेडी रखोगे। तो हम बस क्रॉस चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है नहीं, एंड देन हम प्रैक्टिकल 7 को स्टार्ट टू एंड फुल फ्लेज सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम मिलते हैं, सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। तो सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।